नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। अब से मैं अपनी सभी कहानियों में से प्रतिदिन एक अध्याय अतिरिक्त दूंगा और आज केवल 3 एपिसोड के लिए सॉरी, लेकिन मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है इसलिए मैंने केवल 3 अध्याय अपलोड किए हैं। एक्स्ट्रा चैप्टर आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप लोगों को एपिसोड डाउनलोड करने में कोई समस्या है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा कि लिंक से एपिसोड कैसे डाउनलोड करें। स्टार्टिंग द चैप्टर 48 वी का अनोखा गृह प्रवेश। वी और अख काफी देर तक एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे थे। उसके बाद वी पैसेंजर सीट पर वापस बैठ जाती है तो अक्र उसे डेविल स्माइल करके देखते हुए कार को स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ महिमा पीछे पलटकर आसपास देखती है और डरते हुए बोली, कौन है? सामने आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा सामने आओ, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। महिमा भागते हुए बाहर आ जाती है, पर वही टेबल से टकराकर वह जमीन पर गिर गई। उसे अपने घुटने में बहुत तेज लगी थी। वह अपना घुटना पकड़कर दर्द से करहाने लगी। अंडस्को आह! अचानक उसे जूते की आवाज सुनाई दी तो वो अंदर तक सिहर गई। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने ही 2 जूते दिखे। वो उन जूते को बहुत अच्छे से पहचानती थी। वह अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखती है तो उसे एक हट्टा कट्टा आदमी नजर आया, जिसके दोनों हाथ उसकी जेब में थे। बस उसका चेहरा ही अंधेरे में नजर नहीं आ रहा था। वह आदमी घुटनों के बल बैठा और महिमा के गाल को सहलाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, कहा था ना तुम मुझसे भाग नहीं पाओगी। कितना भागोगी, बोलो। उसकी धीमी हंसी जैसे ही महिमा के कानों में पड़ी तो वो अपनी आंखों को बंद करके जोर से चिल्लाए, प्लीज चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेले, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, जाओ यहाँ से। ठीक उसी वक्त लाइट आ गई। महिमा अभी भी चिल्लाई जा रही थी। जब चिल्लाते चिल्लाते उसका गला दर्द होने लगा तो वो धीरे से आंखें खोलती है तो उसे सामने कोई नजर नहीं आया। वह डरते हुए आसपास देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। महिमा वही टेबल के पास घुटनों में अपने सिर को छुपा कर रोने लगी। उसे लग रहा था कि यह सब उसकी वहम था, मगर दूर से ही कोई उसे अभी भी अपनी गहरी आंखों से देख रहा था। उन आंखों में शैतानी चमक नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय मेंशन वी और अक्र कार से बाहर आ चुके थे। वी उसे देखकर मुंह बना देती है और अक्र अपनी कार की चाबी गार्ड को देते हुए उसके पीछे पीछे आ जाता है। वी और अक्र जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, एक तेज आवाज दोनों के कानों में पड़ी। वी तो दरवाजे से टकराते टकराते बची। वह तो अच्छा हुआ अक्र ने पीछे उसे पकड़ लिया। वी एकदम से उसे खुद से दूर कर देती है। फिर उसने जैसे ही सामने देखा, शॉक हो गई। अक्र की आंखें छोटी हो गई थी। सामने ही मिसेज ओबरॉय आरती की थाल लेकर खड़ी थी और बहुत ही खुश नजर आ रही थी। उनकी आंखों में एक चमक थी। उनके साथ ही रुक्मणी जी भी खड़ी थी, जो बहुत खुश नजर आ रही थी। वी दोनों को इस तरह देखकर अपने होठों को दबाती है, जैसे जानने की कोशिश कर रही हो आखिर हुआ क्या है। मिसेज ओबरॉय एक नौकरानी को देखती हैं तो वह नौकरानी जल्दी से चावल का कलश दहलीज पर रखकर कोने में खड़ी हो गई। मिसेज ओबरॉय मुस्कुराते हुए वी को देखते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे इस एंग्री बॉय ने, जो बहुत ही ज्यादा नालायक है, उसने जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया तुमसे शादी करके। जब मिसेज राणा ने मुझे ये बताया, मैं कितनी ज्यादा खुश हो गई थी। ओ गॉड, मेरे सालों का सपना पूरा हो गया। मेरी वी मेरी बहू बन गई। ये सुनकर अक्र के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वही वी मुंह बनाकर अपने मन में बोली, ये बात तो बीफो बिल्कुल सही कहा। मुझे पाकर इस सीफर चक्र की किस्मत चमकने लगी है। आखिर में इतनी ज्यादा आई फॉर इंटेलिजेंट हूँ। कहते ही उसके चेहरे पर एटीट्यूड झलकने लगा। मिसेज ओबरॉय अक्र को डांटते हुए बोली, और तुम नालायक कही के, तुमने ये सच हमसे छुपाया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहते ही वह प्यार से वी की आरती उतारती है
और उसके माथे पर तिलक लगाती हैं। फिर हल्का सा चावल छिड़कते हुए मुस्कुराकर बोली, बेटा इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। फिर इस आलते की थाल में अपने दोनों पैर को रखकर इस सफेद चादर पर अपने पैरों को रखना। वी ना समझी से उस कलश को और आलते की थाल को देखती हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वह अक्र को देखने लगी, पर अक्र एक्सप्रेशनलेस भाव से उसे घूरने लगा, जैसे बोल रहा हो, मुझे मत घूरो, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। ये समझ वी मन में उसे कहती है, राक्षस। फिर वह उस कलश की तरफ अपने पैर को बढ़ाने लगी। उसने अपने होठों को दबाया और एक जोरदार किक उस कलश को मारा। कलश उड़ते हुए एक दीवार से टकराया। फिर वह कलश उड़ते हुए आकर सीधा अक्र की तरफ बढ़ने लगा। अक्र की आंखें धीरे धीरे छोटी होने लगी। वह कलश जैसे ही उसके माथे पर टकराता, वह एकदम से झुककर नीचे बैठ गया और वह कलश अक्र के पीछे से आ रहे मिस्टर ओबरॉय के सर पर जोर से लगा। आह! मिस्टर ओबरॉय की चीख सुनकर सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर ओबरॉय अपने माथे को पकड़कर जमीन पर बैठे हुए थे। वी अपनी दांतों से अपनी जीभ को काट लेती है और मिस्टर ओबरॉय को देखने लगती है। अक्र उसे डांटते हुए बोला, यह क्या किया तुमने? इतनी जोर से कौन मारता है? अभी तो मेरा ही किस्सा खत्म होने वाला था। वी का मुंह फूल गया। उसने मिस्टर ओबरॉय को देखा, जो काफी दर्द में थे। वह जल्दी से उनके पास गई और उनके हाथ को पकड़कर गिल्ट भरी आवाज में बोली, एस फॉर सॉरी, डी फॉर दूसरे डैडी। वी की गिल्ट भरी आवाज सुनकर मिस्टर ओबरॉय ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे उन्हें दर्द ही न हो रहा हो। वह अपने हाथ को अपने सर से हटाते हुए मुस्कुराकर भी को देखकर बोले, अरे नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। मर्द को कभी दर्द नहीं होता वैसे भी, कहकर वह अपने बालों में एटीट्यूड के साथ हाथ फेरते हैं। रुक्मणी जी उनके कंधे पर मारते हुए बोली, बेवजह हमें डरा दिया। और वैसे भी कलश इतनी जोर से भी नहीं लगा था। ये सुनकर मिस्टर ओबरॉय मन में रोते हुए बोले, कितनी जोर से लगा था ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मेरा दिमाग ही फट जाएगा, पर मैं किसी के सामने रो भी नहीं सकता। वी अभी भी हल्का घबराई हुई थी। उसने मिस्टर ओबरॉय को घूरा, फिर उनके सिर पर उस लाल निशान को देखते हुए बोली, लेकिन डी फॉर दूसरे डैडी, ये रेड निशान हो गया है। हम डी फॉर डॉक्टर के पास चलते हैं। वो परेशान होकर मिस्टर ओबरॉय को अपने साथ लेकर जाने लगी, मगर मिस्टर ओबरॉय उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोले, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अक्र वी को टोंट मारते हुए बोला, कैसे कुछ नहीं हुआ है? इतनी जोर से किसने कहा था इसे कलश को किक करने के लिए? इसने तो ऐसे किक मारा जैसे मॉम ने इसे फुटबॉल को किक करने के लिए कहा था। मिसेज ओबरॉय वी का बचाव करके अक्र को डांटते हुए बोली, ये सब तेरी ही गलती है। तुमने उसे क्यों नहीं बताया धीरे से मारना था? मेरी प्यारी वी को क्या पता, वह थोड़ी ना रोज कलश को गिराकर घर के अंदर आती है। अक्र हैरानी से बोला, तो मैं कौन सा कलश गिराकर रोज घर के अंदर आता हूँ जो आप सब मुझे डांट रहे हैं? सारी गलती तो इसकी है, इस वोल्कानो बेबी की। इसे डांटिए, कहकर वह वी को घूरने लगा। वी मुंह फुलाकर बोली, तुम ज्यादा मत बोलो सिर्फ चक्र कहीं के। दोनों को लड़ते देखकर रुक्मणी जी बीच में ही बोली, अरे शांत हो जाओ दोनों, अभी भी गृह प्रवेश के रस्म पूरी नहीं हुई, भी जल्दी चलो अंदर। दोनों को शांत कराकर रुक्मणी जी दोनों को दहलीज के पास खड़ा कर देती है। फिर वी को अंदर आने के लिए कहती हैं। वी उस थाल में लाल कलर के रंग को देखकर अपने दोनों पैर को उस थाल में रख देती है। उसके बाद उसने सफ़ेद कलर के चादर पर अपने पैर को रखा। अक्र बहुत ही गौर से उसके पैरों को देख रहा था। ये देखकर मिस्टर ओबरॉय मजाक उड़ाते हुए बोले, क्या हुआ? जिंदगी भर तुम्हें इसी कदमों में रहना है, ठीक से पहचान लो इन कदमों को। अक्रांत डेविल स्माइल करके बोला, डैड आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कहीं इसके पैरों की छाप उल्टी तो नहीं है। क्या पता मैंने किसी चुड़ैल से शादी की है। वोल्कानो बेबी, थोड़ा आगे चलो।
मुझे तुम्हारे पैरों की छाप देखनी है, कहीं वो उल्टी तो नहीं है, क्योंकि चुड़ैलों की सारे लक्षण तुम में है, तो पैरों को भी मैं एक बार चेक कर ही लेता हूँ। कंटिन्यू। क्या अब होगी आक्रांत और वी की प्रेम कहानी की शुरुआत? क्या वी ढूंढ पाएगी उसे जिसने महिमा को धोखा दिया? कौन है वो इंसान जो महिमा के पीछे पड़ा है? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें 11 https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 WhatsApp 1 HSQ 761 UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें 11। थैंक यू। Chef 49 She is my wife Mrs. V। आक्रांत ओबरॉय। अक्र उसका मजाक उड़ा रहा था, इसलिए वी गुस्से से अपना पैर पटक देती है। उसने मिसेज ओबराय को घूरते हुए कहा, आई फॉर आइटम सासू माँ। इसे देखिए। उसके मुंह से आइटम सासू माँ सुनकर सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं, पर सामने वी थी तो कुछ भी हो सकता था, इसलिए सभी इस बात पर ज्यादा हैरान नहीं हुए। मगर मिसेज ओबरॉय के गल शर्म से लाल हो गए, क्योंकि ये दूसरी बार था जब वी ने उन्हें आइटम कहा था। मिसेज ओबरॉय फिर आरती की थाली नौकरानी को थमा देती है और वी के माथे को प्यार से चूमते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे घर की बहू बनी। अगर यह अक्र तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इसकी अच्छे से क्लास लगाऊंगी। इतना कहते ही वह वी को देख मुस्कुराने लगी। तभी मिसेज ओबरॉय का फोन बजने लगा। उन्हें एक जरूरी फोटो शूट के लिए जाना था। रुक्मणी जी खुश थी, वो अपने दोस्तों को बताना चाहती थी कि भी उनके घर की बहू बनी है, इसलिए वह भी चली गई। मिस्टर ओबरॉय भी किसी काम से चले गए। अक्र भी ऑफिस जा रहा था। अक्र ने इस वक्त बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा था और हमेशा की तरह एलिगेंट भी लग रहा था। वह अपनी टाई ठीक से बांधते हुए अपने कान में लगे ब्लूटूथ को हल्का सा प्रेस करता है, तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर अक्र के एक्सप्रेशन थोड़े से कठोर हो जाते हैं। उसने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, राज, क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? दूसरी तरफ से राज ने डरते हुए कहा, प्रेसिडेंट ऐसी बात नहीं है। पर अक्र गुस्से में बोला, शट अप। इतना कहते ही उसने अपनी कोट को अपने हाथ में टांगा और वहां से जाने लगा। 5 मिनट बाद वह तेज रफ्तार से रूम के अंदर आता है। वी, जो सोफे पर बैठकर वीडियो गेम खेल रही थी, अचानक ही वह जोर से चीखी। अगले पल भी अक्र के कंधों पर लटकी हुई थी और अक्र उसे बाहर ले जाकर अपनी कार में फेंक देता है। फिर कार के अंदर बैठते हुए ड्राइवर को घूरना लगा। ड्राइवर डरते हुए जल्दी से कार को स्टार्ट कर देता है। कुछ देर में ही वह लोग अक्र के ऑफिस के बाहर खड़े थे। अक्र फुल एटीट्यूड के साथ कार से बाहर निकला। फिर उसने घूर के कार के अंदर देखता है। वी गुस्से में कार के अंदर बैठी थी। वह अपने फोन अक्र के सिर पर मारते हुए गुस्से में बोली, तुम्हें हो फॉर ऑफिस आना था तो मुझे क्यों जेफ जबरदस्ती लेकर आए हो? अक्र के कपड़े भी कुछ सही नहीं थे, क्योंकि कार में वी ने उसे बहुत बार पीटने की कोशिश की थी। बहुत ही मुश्किल से अक्र ने खुद को बचाया था। वह वी को गुस्से में देखते हुए बोला, चुड़ैल कहीं की। फिर जैसे ही उसने जमीन पर टूटा हुआ फोन देखा, उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने वी को जबरदस्ती कार से बाहर निकाला। वी के हाथ में इस वक्त एक और फोन था। वह उस फोन को अपने जेब में रखती हैं। फिर मुंह बनाकर बोली, देखो तुम्हारा एफ फोन मैंने तोड़ दिया। बीफ बेचारा बेमौत मर गया। इतना कहकर वी हंसने लगती है। तभी अक्र उसके गालों को सहलाते हुए बड़े ही आराम से बोला, मेरी भोली वोल्कानो बेबी, गौर से देखो, वह मेरा नहीं तुम्हारा फोन है। इतना कहते ही वह वी की जेब से अपना फोन निकाल लेता है। वही वी शॉक होकर जमीन पर पड़े फोन को देखती हैं। ये सच में उसका फोन था। वी का चेहरा अब देखने लायक था। अक्र को मन ही मन उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही थी। वी को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अक्र के पीछे भागते हुए गुस्से में बोली, रुको, ये सब तुम्हारे केफ कारण हो रहा है।
मेरे P फॉर फोन का M फॉर मर्डर तुमने किया है। मुझे दूसरा फोन चाहिए। V के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, क्योंकि मिसेज राणा ने उसके अकाउंट पर फुल नज़र रखी हुई थी और वो उसे कभी भी बेफिकुल का खर्चा नहीं करने देती थी। इसलिए वह सारे डिमांड्स मिस्टर राणा से पूरा करवाती थी। पर अभी मिस्टर राणा यहाँ नहीं थे, इसलिए वह अक्र को फोर्स कर रही थी कि वो उसे नया फ़ोन लाकर दे। अक्र ये सब जानता था। वो उसे परेशान करने के लिए उसे इग्नोर कर रहा था। आज अक्र अपनी पर्सनल लिफ्ट से ना जाकर दूसरे लिफ्ट से गया था, जिस कारण सभी एम्प्लॉय उसे देख पा रहे थे। पर अक्र के चेहरे पर मास्क था, इसलिए कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। अक्र को देखते ही सभी डरते हुए अपनी जगह पर दुबक कर बैठ जाते हैं और काम करने का नाटक करने लगते हैं। एक लड़की जो अक्र को देखते ही अपने होश खो बैठी। ये वही एम्प्लॉय थी जो सालों से अक्र को बहुत पसंद करती थी और उसकी एक झलक पाने के लिए कोई भी हद पार कर जाती थी। अक्र को देखते ही वो मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में पागलपन नजर आने लगा, मगर जब उसने वी को अक्र के पीछे भागते हुए देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। वी अक्र के हाथ को पकड़ लेती है और अक्र उसे इग्नोर करते हुए लिफ्ट के अंदर चला जाता है। तो वी भी लिफ्ट के अंदर चली गई। कुछ देर में लिफ्ट बंद हो गई। सभी एम्प्लॉइज हैरान थे और बातें बनाने लगे, क्योंकि अक्र कभी किसी लड़की के साथ दिखाई नहीं देता था। पिछली बार भी वह वी को लेकर आया था, पर पर्सनल लिफ्ट से, तब किसी को भी कुछ पता नहीं चला था। एक एम्प्लॉय ने कहा, कहीं ये सर की गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। सभी ऐसे ही बातें बना रहे थे। जो लड़की अक्र को पसंद करती थी, वह कस के अपने पैन को पकड़कर टेबल पर मारते हुए मन में बोली, नहीं, प्रेसिडेंट सिर्फ मेरे हैं। ऐसे कैसे उनकी जिंदगी में कोई आ सकता है? मैं सबको खत्म कर दूंगी। उसकी आंखों में अक्र के लिए जुनून दिख रहा था। वह पेन को कस के पकड़ लेती है। वही अक्र अपने केबिन में जैसे ही पहुंचा, वी गुस्से में उसे अंदर धक्का दे देती है और केबिन का डोर बंद कर देती है। उसने अक्र को धक्का देकर सोफे पर गिरा दिया, फिर उसके ऊपर बैठकर उसे एक मुक्का मारते हुए बोली, तुम मुझे डी फॉर दूसरा फ़ोन दिलाओगे या नहीं? पर अक्र जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है और गुस्से में उसे देखने लगता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में घूरे जा रहे थे। तभी उन्हें किसी के खांसने की आवाज़ तो सुनाई दी, तो दोनों की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वह पलटकर जैसे ही दूसरी तरफ देखते हैं तो वहां पर एक आदमी बैठा था, जिसे देखते ही दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर हो गए। अक्र गुस्से में उस आदमी को घूरने लगता है। सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गई थी। अक्र जिस आदमी को गुस्से में घूर रहा था वह और जोर जोर से हंसने लगता है। उस आदमी ने हंसते हुए अक्र से कहा, अक्रांत ओबरॉय, एक लड़की से मार खाएंगे, मैंने कभी यह सपने में भी नहीं सोचा था। सो सैड। ये सुनकर अक्र गुस्से में बोला, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वह आदमी वी को देखता है तो वी मुंह बनाते हुए बोली, कभी ऐसी लड़की नहीं देखी क्या आपने जो मुझे घूर रहे है? वह आदमी वी के एटीट्यूड को देखकर हल्का मुस्कुराया, फिर जवाब देता है, देखा है ना, पर तुम्हारी जैसे कभी नहीं देखी। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। अक्र अलर्ट हो गया। वह जल्दी से वी को अपनी बाहों में भरते हुए गुस्से में बोला, बेहतर होगा आप अपनी नज़र कहीं और रखें। इसकी तरफ देखने की कोशिश भी मत करिए। सी इज़ माई वाइफ। वह आदमी अक्रांत के पजेसिव नेचर को देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर कर लेता है, फिर इंटरेस्ट के साथ बोला, क्या तुम्हें जलन हो रही है एंग्री बॉय? इतना कहकर वह इंसान वी को देखने लगता है। वह जानने की कोशिश कर रहा था आखिर वी में ऐसा क्या है जो अक्र उसके लिए इतना पजेसिव हो रहा था। उस इंसान के बार बार घूरने से अक्र अपनी बगल में रखे टेबल से फ्लावर वास उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है। तभी उस आदमी ने जल्दी से फ्लावर वास को पकड़ लिया और टेबल पर रखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तो तुम अब अपने भाई को मारोगे? भूलो मत मैं तुमसे बड़ा हूँ। अक्र एटीट्यूड के साथ जवाब देता है, आई डोंट केयर मिस्टर ध्रुव ओबरॉय। वी
जैसे ही सुनती है कि सामने बैठा इंसान अक्र का बड़ा भाई ध्रुव ओबरॉय है, तो अचानक उसकी आंखों के सामने महिमा का चेहरा आने लगा। महिमा को रोता हुआ चेहरा जैसे ही उसकी आंखों के सामने आया, वह अपनी पकड़ अक्र की शर्ट पर कस देती है और दुश्मनी भरी भाव से ध्रुव को देखने लगती है, जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एलिगेंट था। उसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी अक्र से मिल रही थी, खासकर वह डरावनी आंखें और बोलने का डोमिनेटिंग अंदाज। ध्रुव को ऊपर से नीचे तक घूर के मन में बोली, अंडस्को, कहीं यही वही तो नहीं है जिसने महिमा को डीफर धोखा दिया था? अगर ऐसा है तो यह मेरे डीफर दुश्मन हुए वीफो वोल्कानो, तुमने कितनी आसानी से इस डीफर धोखेबाज को ढूंढ लिया। अब बस इन्हें एसफर सबक सिखाना बाकी है। इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि इन्होंने किससे डीफर दुश्मनी मोल ली है। इतना कहते ही वह एक्सप्रेशन लेस भाव से ध्रुव को देखती हैं, जो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। अक्र और ध्रुव एक दूसरे का घूर रहे थे और वी तो खुद अपने ही प्लान में बिजी थी। तभी केबिन के अंदर एकदम से राज आ जाता है। अब सभी राज को घूरने लगे तो राज डरते हुए हड़बड़ा जाता है। फिर उसने ध्रुव को देखकर कहा, सर वह मीटिंग। ध्रुव अपने कोर्ट को सही करते हुए खड़ा हो गया। फिर उसने डोमिनेटिंग वॉइस में वी से कहा, लिटिल गर्ल, मैं तुमसे वापस आकर मिलता हूँ। आखिरकार हम पहली बार मिल रहे हैं, मुझे तुम्हें कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए। इतना कहते ही वह जाने लगा तो वी एकदम से खड़ी होकर बोली, वापस आकर क्यों? हम अभी साथ चलते हैं। अक्र उसे हैरानी से देखता है तो ध्रुव कुछ कहता उससे पहले ही वी बोली, मैं मीटिंग में बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। वह जबरदस्ती आगे आगे भाग जाती है। अक्र के चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसे चिढ़ाने के लिए ध्रुव हल्का सा मुस्कुराता है, फिर वहां से चला जाता है। अक्र काफी देर तक केबिन में गुस्से से सामान को तोड़ फोड़ रहा था। जब उसके दिल में लगी आग शांत नहीं हुई तो वह गुस्से में चिल्लाया, राज मीटिंग में चलो। राज हैरानी से बोला, पर सर आपकी तो दूसरी मीटिंग है, वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर अक्र उसे इग्नोर करते हुए गुस्से से निकल गया। कंटिन्यू। आक्रांत के लिए वो लड़की किस हद तक जाएगी? क्या वी का शक सही है? क्या ध्रुव ही वो है जिसने महिमा को धोखा दिया है? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https://whatsapp.com/channel/0029 WATIP1HSQ 761 UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। 11 थैंक यू। 50 ऑफिस रोमांस। वी और ध्रुव इस वक्त मीटिंग रूम में मौजूद थे। सभी ध्रुव को एक लड़की के साथ देखकर हैरान थे। कई एम्प्लॉय जिन्होंने वी को अक्र के साथ ऑफिस के अंदर आते हुए देखा था। प्रोजेक्टर पर एक एम्प्लॉय कुछ दिखाकर सभी को उसके बारे में बता रहा था। सभी सीरियस थे, मगर कुछ एम्प्लॉय की नज़र तो वी के ऊपर थी, जो ध्रुव के बगल में बैठी थी। एक एम्प्लॉय ने धीरे से कहा, ये लड़की है कौन? दूसरे ने अपने कंधे ऊपर कर दिए। फिर सभी वी को घूरने लगे। वही वी एटीट्यूड के साथ बैठी हुई थी, पर उसकी नज़र बार बार ध्रुव पर जा रही थी। वी अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके मन में बोली, पक्का यह वही है जिन्होंने मेरी पीफो प्यारी महिमा को धोखा दिया है। पीफो पर्सनैलिटी तो काफ़ी अच्छी है, फिर डीफर धोखा क्यों दिया? हाँ, शायद इसलिए क्योंकि इन्होंने मेरी महिमा का फ़ायदा जो उठा लिया था। इतना कहते ही वह अपनी मुट्ठी बना लेती है और ध्रुव को अजीब नज़रों से देखने लगती है। ध्रुव की नज़रें भले ही प्रोजेक्टर पर थी, लेकिन ध्रुव साफ महसूस कर पा रहा था कि वी उसे कब से घूरे जा रही है, लेकिन उसने वी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। अक्र जो मीटिंग रूम में कब से सभी के नज़रों से बचते हुए खड़ा था, वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह बहुत जलन में था। वह वी को घूरते हुए दांत पीसकर बोला, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो मेरे होते हुए किसी गैर मर्द को घूरे? वोल्कानो बेबी, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अक्र काफी देर तक वी को घूरता है, फिर राज को कुछ इशारा करके वह वहां से निकल गया।
लेकिन उसके आने की खबर किसी को नहीं लगी। वी ऐसे ही ध्रुव को घूरती रही, 2 घंटे कब बीत गए पता भी नहीं चला। वी अपने फोन को निकालकर धीरे से किसी को कुछ मैसेज करती है। मीटिंग खत्म होते ही ध्रुव सीरियस होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और वहां मौजूद एम्प्लॉय को देखते हुए भारी आवाज में बोला, मीटिंग ओवर, 1 हफ्ते के अंदर मुझे पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए। इतना कहते ही वह अपने कोट को सही करता है और वहां से जाने लगता है। वी भी उसके पीछे जाने लगती है। मीटिंग रूम के बाहर निकलते ही ध्रुव के फोन पर अचानक एक मैसेज आया। ध्रुव अपने फोन को निकालकर उस मैसेज को चेक करता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वी उसके पीछे खड़ी होकर उछल उछलकर उसके मैसेज को देखने की कोशिश करती है, लेकिन ध्रुव जल्दी से फोन को अपने जेब में छुपा लेता है। उसने वी को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें मुझे इस तरह नहीं घूरना चाहिए। अगर तुम्हारे एंग्री बॉय हस्बैंड ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वी का मुंह बन गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को वी फॉर वोल्कानो किसी को नहीं घूरती। ध्रुव को वी बहुत क्यूट लग रही थी। वो हंसते हुए उसके सिर पर हाथ रहकर बोला, छोटे बच्चे बड़ों के फोन में तानका झांकी नहीं करते और न ही उनकी जासूसी करते हैं। इतना कहते ही वह मुड़ा और जाने लगा। वी उसे शक भरी नजरों से देख रही थी। वो खुद से बड़बड़ाई, मुझे पूरा यकीन है यही वह डीफर धोखेबाज इंसान है। देखो तो जरा मेरी महिमा को डीफर धोखा देकर कितना हंस रहे हैं। अब तो आपके साथ ही उसकी एसफर शादी होगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है इस एसफर शादी को। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज पड़ी, किसकी शादी की बात कर रही हो तुम, वोल्कानो बेबी। वी अपनी जगह पर एकदम से जम गई। उसका दिल धड़क उठा कि कहीं अक्र ने उसकी बात सुन तो नहीं ली थी। वह धीरे से पीछे मुड़कर देखती है तो अक्र अपने हाथ बंधे उसे ही घूर रहा था। अक्र के चेहरे पर बहुत ही डार्क एक्सप्रेशन है। अक्र वी की तरफ जाने लगा और वी पीछे होने लगी। वी के कदम छोटे थे पर अक्र बड़े बड़े कदम ले रहा था, इसलिए वह जल्द ही वी के पास पहुंच जाता है और उसे दीवार से सटा देता है। उसने वी की एक तरफ अपने हाथ को रखा और उसके होठों के बेहद करीब जाकर ठंडी आवाज में बोला, किसकी शादी की बात कर रही हो वोल्कानो बेबी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरे 2 घंटे तक एक पराये मर्द को घूरने की? आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहकर उसके होठों को बहुत ही डेंजरस तरीके से मसलने लगा। वी ने जब अक्र को अपनी तरफ झुकते हुए देखा तो उसके दिल की धड़कन इस बार उसकी करीबी से धड़का। वो नर्वस होने लगी। उसने कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। उसे इतना नर्वस होते हुए देखकर अक्र को बहुत अच्छा लग रहा था। वह जानबूझकर अपने हाथ को वी के गर्दन पर फिराता है और अपने गर्म सांसों को उसके गले के आसपास छोड़ते हुए उसके गाल पर किस कर लेता है। वी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। कुछ एम्प्लॉय जो मीटिंग रूम से निकल रहे थे वह भी ये देख लेते हैं। उनकी आंखें भी एकदम से बड़ी हो जाती है। 2 एम्प्लॉय तो जमीन पर गिरने से बचे थे। एक ने मन में कहा, हे भगवान, यह मैंने क्या देख लिया। हमारे प्रेसिडेंट एक लड़की पर लट्टू है और खुलेआम बेशर्म की तरह ऑफिस में रोमांस कर रहे हैं। तभी अक्र की ठंडी नज़र उन सब पर पड़ी तो वह सब हड़बड़ाते हुए वहां से भाग गए। वही वी अक्र को गुस्से में देखते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर देती है और केबिन की तरफ चली जाती है। तो अक्र भी डेविल स्माइल करके अपने बालों में हाथ करते हुए उसके पीछे चला गया। जिन एम्प्लॉय ने अक्र को वी को किस करते हुए देखा था उन सभी ने यह बात हर तरफ फैला दी थी। जो लड़की अक्रांत को बहुत पसंद करती थी और उसके पीछे थी, उसने जैसे ही ये सुना वह गुस्से में आग बबूला हो गई। वह इतनी गुस्सा हो गई कि वह अपने डेस्क पर सामान को उठाकर फेंकने लगी। वह चीखते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अक्रांत सर के लिए मैं इस कंपनी में आई हूँ ताकि उनके करीब जा सकूं। यह आज की आई लड़की मुझसे मेरे प्रेसिडेंट को नहीं छीन सकती।
कहते हुए वह लड़की अपने बैग से चाकू निकालती है और उसे पागलों की तरह देखकर हंसने लगी। आसपास मौजूद उसके साथी उसे इस तरह देखकर डर गए। एक लड़के ने घबराते हुए कहा, अंडरस्को नाज, ये तुम क्या कर रही हो? यह पागलपन है। अगर प्रेसिडेंट को पता चल गया तो तुम इस नौकरी से हाथ धो बैठोगी। तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। नाज उस चाकू को देखकर बोली, मैं उस लड़की को मार दूंगी, मुझे चाहे जो करना पड़े। नाच गुस्से में वॉशरूम की तरफ चली जाती है। बाकी सब डरते हुए एक दूसरे को देखने लगे। नाच वॉशरूम में काफी देर तक थी। फिर वह खुद का हुलिया सही करके चाकू को अपने पास छुपा लेती है। वह जब वापस आ रही थी उसे रास्ते में ही मैनेजर मिल गया। मैनेजर नाज को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, नाज, ये फाइल है, प्रेसिडेंट के केबिन में देना है, इसे तुम जाकर दे आओ। नाज बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए फाइल को ले लिया। फिर अक्र के ऑफिस की तरफ चली गई। इस वक्त अक्रांत और वी एक दूसरे को घूर रहे थे। अक्र काम करने की बजाय अपने चेयर पर बैठकर बहुत ही सेडिक्टिव तरीके से वी को घूर रहा था और वी सोफे पर बैठकर गेम खेल रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब उससे रहा नहीं जाता तो वो फोन को पटकते हुए अक्र के सामने खड़ी हो गई। वी गुस्से में बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने मुझे पीफ परेशान किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एसफ समझे, वरना तुम्हारा एम्फ मुंह तोड़ दूंगी। अक्र की नजरें केबिन के दरवाजे की तरफ गई जो हल्का हल्का खुल रहा था। ये देखकर वह एक झटके से वी को अपनी गोद में बैठा लेता है और उसे किस कर लेता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाए। केबिन का डोर ओपन हुआ और नाज अंदर आई। वह बिना परमिशन के ही पूरे हक के साथ अंदर आई थी, जैसे अक्र उसका हस्बैंड हो। नाज बहुत मुस्कुरा रही थी। उसने जैसे ही सामने का नजारा देखा उसकी सारी मुस्कान एक पल में ही गायब हो गई और उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। नाज की पकड़ डोर के हैंडल पर कस गई थी। अक्र वी के कंधे को पकड़कर उसे खुद से सटा लेता है तो वी संभल नहीं पाती और उससे चिपक जाती है। उसकी सांसें भारी हो गई थी। उसकी पकड़ अक्र के कंधे पर कस गई। वी किसी तरह खुद की सांसों को काबू में करते हुए बोली, किफ क्या कर रहे हो? अक्र उसके गर्दन को सख्त करते हुए दोबारा उसके होठों को चूमने लगा। अक्र को वी की करीबी से हमेशा अच्छा लगता था, पर अपने ईगो के आगे वो ये बात मानता नहीं था। अक्र अपने एक हाथ से वी के टॉप को कंधे से नीचे कर देता है, जहां पर पहले ही उसके दांतों के निशान थे। वी बहक चुकी थी, पर एकदम से होश में आते हुए बोली, अंडरस्को एल्फ लस्टी शार्क, छोड़ो मुझे। तुम सच में एल्फ लस्टी शार्क हो। अक्र उसके टॉप को में हाथ को मूव करते हुए वी के नाक से नाक लड़ाते बोला, सही कहा, बहुत एल्फ लस्टी हूँ मैं। चलो पहले मैं अपनी लस्ट बुझा लूं, फिर आगे का काम करूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र इतना कहते ही वी के लिप्स पर किस करने वाला था, पर वी अपना हाथ उसके होठों पर रखते हुए डेविल स्माइल करके बोली, तुम तो मुझसे बीफ बदला लेना चाहते हो, फिर केफ करीब क्यों आ रहे हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र एकदम से रुक गया। उसकी आंखें गहरी हो गई। फिर वो वी के रेड चीक्स पर किस करके बोला, अंडरस्को वॉल्केनो बेबी, तुम्हारे चीक्स बहुत सॉफ्ट है, आई लाइक इट, जैसे इन्हें खा जाऊं। और दुश्मनी हम बाद में निभा लेंगे, चलो अभी लस्टी लस्टी रोमांस करते हैं। कहते ही वो किस करने लगा। वी उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर अक्र उससे दूर नहीं हो रहा था और फोर्स किस कर रहा था। वी 6 मिनट तक कोशिश करती है, पर जब अक्र नहीं छोड़ता उसे तो वी पेपर वेट उठाकर जोर से अक्र के सिर पर मारती है। वहीं दूसरी तरफ महिमा डरी हुई थी, लेकिन उसने अपने डर को काबू में कर लिया था। फिर तैयार होकर वह होटल के लिए निकल गई, जहां पर वह काम करती थी। होटल का मैनेजर महिमा के पास आता है और कड़क आवाज में कहता है, हमारे एक बहुत ही खास गेस्ट प्राइवेट रूम में मौजूद है, तुम्हें उन्हें सर्व करना है।
याद रहे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हुई तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। मैनेजर की कड़क आवाज सुनकर महिमा अपना सर झुकाकर हाँ में सिर हिला देती है। मैनेजर को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने चिंता करते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तुम आज कुछ बोल नहीं रही हो और सहमी सहमी सी हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। महिमा हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, नहीं सर, कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस सर में हल्का सा दर्द है और कुछ भी नहीं है। मैनेजर अपने सर को हाँ में दिला देते हैं। फिर महिमा को कुछ काम समझाकर वह वहां से चले गए। पर जाने से पहले उन्होंने महिमा को रूम नंबर भी बता दिया था। महिमा एक गहरी सांस लेकर मैनेजर ने जो कहा था वह सारी डिश एक ट्रे में रख दिस स्टोरी इज अपलोड बाय सैमपॉक्स स्टोरी देती है। फिर ट्रॉली में वो उस ट्रॉली को लेकर प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगी। रूम के पास पहुंचते ही उसने डोर को नॉक किया तो अंदर से एक गहरी और भारी आवाज आई, एंडर्स को कम इन। यह आवाज सुनते ही महिमा एक पल के लिए रुक गई। महिमा फिर खुद को ही डांटे हुए बोली, ये वह नहीं हो सकता। इतना कहते ही वह अपने सर को झटक देती है। फिर डोर खोलकर अंदर चली गई। उसने मुस्कुराते हुए सामने देख कहा, अंडस को सर आपका। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नज़र सामने बैठे एक हटे कट्टे इंसान की नज़रों से मिली जो बेहद काली और गहरी थी। उस इंसान को देखते ही महिमा का खून जैसे उल्टी दिशा में भागने लगा हो और डर से उसकी धड़कनें बढ़ गई। कंटिन्यू। क्या करेगी नाज वी के साथ? क्या वो वी के साथ कुछ गलत करेगी? वी अपने इस नए दुश्मन को पहचान पाएंगी? क्या वी का शक सच है और ध्रुव ही महिमा का बीएफ था जिसने उसे धोखा दिया? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें 111। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 WATIP 1 HSQ 761 UC3E2F। मैं बताना चाहती हूँ कि स्टोरी पर जो कॉइन लगता है उसमें राइटर कुछ नहीं कर सकता है और न राइटर वो कॉइन लगाते हैं। ये कॉइन पॉकेट नॉवल ऐप वाले लगाते हैं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक मेरी दूसरी स्टोरी ट्राई करें, यू आर माई लेजी डार्लिंग, मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। एक आग है तो दूसरा लेजी। वैसे ही ये कहानी है एमके और माही की। मक जो 22 साल का एलिजिबल बैचलर हैंडसम बॉय है, उससे हर कोई डरता है, पर एमके के दिल तक पहुंचने वाली केवल एक लेजी गर्ल थी जो शादी के मंडप पर उसे छोड़कर भाग गई। मक जो खुराना खानदान का अगला हेड था, जिसके नाम और एटीट्यूड और गुस्से से ही सब डरते थे, एक दिन अचानक ही उसकी जिंदगी ऐसे बदली कि उसने 4 दीवारों में खुद को कैद कर दिया। वही दूसरी तरफ है माही, जो क्यूट होने के साथ साथ लेजी है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा कि किसी के गुस्से को बर्दाश्त न करे, पर लोगों के सामने इसे इनोसेंट इमेज रखना बहुत पसंद है। इस इनोसेंट फेस के चलते आज तक उसने बहुत से खतरनाक काम किए हैं। तो कैसे होगी इनकी प्रेम कहानी? कौन है लेजी गर्ल जो मक के दिल पर राज करती? क्यों मक ने खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया? क्या है माही का सच? क्या माही मक को सही कर पाएगी? जानने के लिए पढ़िए यू आर माई लेजी डार्लिंग, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes like this.